हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम जो है डीएसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट और अकाउंट्स मैनेजर के एमसीक्यू सीरीज़ को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो है सीरीज़ 3 थर्ड लेक्चर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है आपको हर एक वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करवाता हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम में और अकाउंट्स मैनेजर के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आप सभी के लिए जो है क्लासेस चल रही हैं डीएसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट और अकाउंट्स मैनेजर के लिए, और भी अदर स्टेट्स में जो वैकेंसी निकली हुई हैं, सीबीएसई की वैकेंसी जो अकाउंट्स असिस्टेंट की हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस लेक्चर रहेंगे। तो आप सभी जो है उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना जो है काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग। इसमें से कौन सा जो है आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग का सोर्स नहीं होता। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा, थ्योरी मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से कराई है। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स को इशू किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। लीजेस भी ज़्यादातर जनरली लॉन्ग टर्म होती ही हैं। और नोट्स पेबल बेसिकली, ठीक है, नोट्स पेबल समझ लीजिए कुछ भी हमारे पास कुछ पेमेंट करनी है, बट वो लॉन्ग टर्म है हमारे पास। ठीक है, बट जो अकाउंट्स पेबल होते हैं, जिनको हम जो है ट्रेड पेबल अपना कहते हैं, टीपी आपका, तो आप सभी ने पढ़ा होगा टीपी बेसिकली क्रिएट होता है किससे, क्रेडिटर से। और जो क्रेडिटर्स होते हैं आपके, उनको आप करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जो है काउंट करते हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनको आप विद इन अ 1 ईयर जो है वो क्या करते हैं, पे करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म नहीं है, तो लॉन्ग टर्म आपका नहीं है क्योंकि ये विद इन अ 1 ईयर सॉल्व पे किया जा रहा है। इसका मतलब टीपी आपका यानी कि अकाउंट्स पेबल आपका शॉर्ट टर्म है। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है लॉन्ग टर्म होते हैं आपके पास। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी ना इसका आंसर खुद करने की कोशिश कीजिएगा, फिर वीडियो को आगे जो है देखिएगा। ठीक है, पॉज कर सकते हैं आप सभी, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप सभी अगर, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कैश फ्लो इज आल्सो नोन एज। अब देखिए किसी ना किसी स्टूडेंट का ये डाउट आ सकता है, सर हिंदी में नहीं है ये। बच्चे अकाउंट्स अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है वहाँ पर, क्योंकि जो अकाउंट्स है वो कुछ हिंदी में वर्ड्स कुछ अजीब हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इंग्लिश में कीजिए, इंग्लिश में नहीं आता आपको समझ में, मैं साथ के साथ हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है बट मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ इसका मतलब। ठीक है ना। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, कैश फ्लो इज आल्सो नोन एज। आप कैश फ्लो को क्या और जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से और जानते हैं। तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कैश फ्लो के बारे में। ठीक है, तो ये क्या बैलेंस शीट का फ्लो है? नहीं। क्या प्रॉफिट एंड लॉस का फ्लो है? नहीं। कैश फ्लो एक तरीके का आपका फ्लो है कैश का। ठीक है, और कैश फ्लो जो है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट्स में आता है, जिसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सीएफएस। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो उसके अंदर आपके पास कैश फ्लो आता है। ठीक है, जिसे आप फंड फ्लो स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। नोट्स एंड शेड्यूल्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं आ सकता, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं आता कैश, ना ही बैलेंस शीट के अंदर आता है, बट बैलेंस शीट फ्लो नहीं है ये। ठीक है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है, याद रखना है कि जो मैंने भी एग्जांपल दिया आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आप सभी ने पढ़ा भी होगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, डैश इज यूज टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट और एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड टू आइडेंटिफाई द वे द एंटरप्राइजेज हैज जनरेट कैश एंड द वे दे हैव बीन यूज इन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी अटेंड की हुई है और मैंने आप सभी को लेक्चर्स आपने देखे हैं मेरे लेक्चर्स थ्योरी वाले, तो आपको काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। ऐसे एनालाइज करना एक मूवमेंट को, जो एक पीरियड के अंदर जो आइडेंटिफाई करेगा कि सरकार जो एंटरप्राइज है, जो कंपनी है, वो कैश कहाँ से जनरेट कर रही है और कहाँ पर कैश को यूज़ कर रही है, उसका एक रिकॉर्ड रख रहे हैं, बेसिकली उसको एनालाइज कर रहे हैं उस पैटर्न को। तो उसके लिए आप क्या तैयार करते हैं? ठीक है, बताइए क्या तैयार करते हैं? आपने पढ़ा होगा 12th क्लास की अकाउंटेंसी में, आप बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, कैश फ्लो बिल्कुल सही है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, इनकम स्टेटमेंट नहीं होगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब मैं आप सभी को बता देता हूँ। नोट्स एंड शेड्यूल्स इज यूज टू प्रेजेंट supplementary information
एक्सप्लेनिंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सभी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी इस तरीके से, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप यहाँ पर एसेट्स लिखते हैं, फिर हम यहाँ पर सारी की सारी लाइबिलिटीज़ दिखा रहे होते हैं। सबसे पहले ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं, फिर यहाँ पर सारी की सारी एसेट्स हम शो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट में आप जो भी यहाँ पर शो कर रहे होते हैं उनके लिए आप एक नोट्स बनाते रहते हैं, नोट्स या शेड्यूल्स आप इन्हें कह सकते हैं कि ये हमने ये वर्किंग आपने यहाँ पर करा कुछ भी, और उसकी एंट्री की हमने इसके लिए वर्किंग की हुई है, ठीक है। तो नोट्स किसके लिए काम आ रहा है, देखिए मैं आंसर दे चुका हूँ आप सभी को, अगर आप सभी मेरा समझ पाए हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स एंड शेड्यूल्स जो है, बैलेंस शीट फ्लो नहीं है, क्योंकि फ्लो लिखा हुआ है तो ये वर्ड गलत है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स एंड शेड्यूल बेसिकली, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में ही इसका आंसर गिवन है। नोट्स एंड शेड्यूल आप किसके लिए लिखते हैं, नोट्स एंड शेड्यूल के लिए ही प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, डैश इज अ रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ आ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस के लिए एक रिटन एविडेंस होता है कौन। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक लैपटॉप परचेज करा, तो जब आप एक लैपटॉप परचेज करते हैं तो आप एक इनवॉइस लेकर आते हैं मुझे, है ना। आपको एक इनवॉइस देता है दुकानदार, ठीक है। वो इनवॉइस आपका होता है जहाँ पर आपके पास लिखा रहता है कि आपने ये लैपटॉप जो है कौन सा मॉडल किया खरीदा है, लाइक लैपटॉप आपने खरीदा है, तो ये लैपटॉप आपका जो है वो कितने प्राइस का है, सपोज दैट मान लेते हैं 50,000 रुपीज़ का है। तो इस तरीके से आपको एक इनवॉइस तैयार करके यहाँ पर दे दी जाती है, और दुकानदार अपना सिग्नेचर करके दे देता है, और उसका नाम भी लिखा रहता है दुकानदार का। तो ये जो इनवॉइस है वो इस ट्रांजैक्शन का प्रूफ है कि आपने जो है एक लैपटॉप खरीदा है, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक प्रूफ है। तो उसको आप क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, क्या लेजर बोलते हैं, नहीं। क्या आप लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, नहीं। क्या आप डी जर्नल बोलते हैं, नहीं। उसको आप वॉल्चर बोलते हैं, वॉल्चर, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा वॉल्चर, आपके डेबिट वॉल्चर, क्रेडिट वॉल्चर्स, है ना। इस तरीके से चेक्स वगैरह उनको भी हम कैश मेमो होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, उन सभी को वॉल्चर की कैटेगरीज में डालते हैं। वो एविडेंस होते हैं आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट्स एंड शेड्यूल्स इंक्लूड disclosure about the risk and uncertainty affecting the enterprises and such items as disclosure of dash। ये सच आइटम्स और किस चीज के डिस्क्लोजर होते हैं। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, क्योंकि नोट्स एंड किसके बारे में बात की जा रही है कि ये डिस्क्लोज करते हैं अबाउट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी अफेक्टिंग द एंटरप्राइजेस, और ये किसको और डिस्क्लोज करते हैं। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज सेगमेंट रिपोर्ट्स को दिखाते हैं, बिल्कुल। जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आपने तैयार करी हैं उनके लिए आप नोट्स एंड शेड्यूल का यूज़ करते हैं। बी पार्ट्स, रिपोर्ट्स ऑफ ऑपरेशन इन प्रोसेस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन। अगर आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिपोर्ट जो तैयार कर रहे हैं उसके प्रोसेस में भी आप नोट्स एंड शेड्यूल का यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्टेड। डी ऑप्शंस तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये दोनों सही हैं, तो आपका सी ऑप्शंस आप लगाएंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स आर द एसेट्स। देखिए ये कैसी एसेट्स होती हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, 1 मार्क्स, ठीक है। ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेसिकली आपके पास इंटेंजिबल फॉर्म में होती है बच्चे, ठीक है। आपकी 2 एसेट्स होती थी ना, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये आपकी एक इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ऐसी एसेट्स जो दिखती नहीं है ना। आपने अगर अकाउंटिंग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मेरा लेक्चर देखना, लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने शायद इसके बारे में बात की हुई है, जब मैंने DSSB का जो लेक्चर डाला है, ठीक है ना। आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने ये बात की हुई है, इसको बताया हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स के बारे में। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट्स जो हैं सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, फिक्स नहीं होती, करंट नहीं होती, टेंजिबल नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर आपने मुझसे पहले आंसर करा है और बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है तो वेरी गुड, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, आप ईजी क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कैपिटल इंक्रीजेज इफ, कैपिटल कब इंक्रीज होती है। आप इसका आंसर दीजिए। अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही सही ट्रैक में चल रही है स्टूडेंट्स। क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। कैपिटल कब इंक्रीज होगी, जब कॉस्ट इंक्रीज होगी, बताइए, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, जब रेवेन्यू इंक्रीज होगी, या फिर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंक्रीज होगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज होने से कैपिटल इंक्रीज नहीं होती, ये बात तो गलत है, ठीक है। कॉस्ट से कैपिटल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्सपेंसेस, जब हम कोई पैसा खर्च करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, या रेवेन्यू बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ेगी। देखिए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से देखना है, कंपनी के प्रोस्पेक्ट से देखना है, तो कंपनी के प्रोस्पेक्ट से देखें तो जब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, एक्सपेंसेस से नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंसेस नहीं होगा, याद रखेंगे आप सभी। अगर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, मेरे आंसर से मैच कर रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, इसी तरीके से लगे रहिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपके पास करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, आपको बोला गया है करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो ये किसके इक्वल होता है, ठीक है, किसके इक्वल होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप सभी ने अभी रिसेंटली मेरी वीडियोस देखी हो तो वहां पर मैंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इसका आंसर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, वरना आपकी तैयारी नहीं है। कैपिटल का लॉस नहीं होता, गेनिंग कैपिटल नहीं होती, फिक्स्ड कैपिटल कुछ भी नहीं होता, इसको आप बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों है वर्किंग कैपिटल का मतलब अगर आपको नहीं पता तो ये एक ऐसी कैपिटल है जो कंपनी के डेली बेसिस के खर्चे के लिए, या डेली बेसिकली डेली या वीकली या मंथली आप कह लीजिए, या एक साल से कम कम में जो सरकार गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट कह रहा हूँ सॉरी दोस्तों, कंपनी के लिए एसेट्स क्रिएट करके दे रही हैं, और ऐसी लाइबिलिटी जो करंटली एक्सपेंडिचर्स जो हैं एक साल के अंदर अंदर की जो एक्सपेंडिचर्स हैं एंटरप्राइजेस के कंपनी के, वो कंपनी पे कर पा रही है, उसके बीच का डिफरेंस होता है। यहाँ से पैसा आता है और यहाँ से पैसा जा रहा है, ठीक है। ये कैश को कम करेगा, ये कैश को इंक्रीज करेगा, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल होता है। ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगर आपको समझ में आया हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आ डैश कैन आल्सो बी प्रिफर्ड एज अ टेंजिबल एसेट्स। इनमें से आप किस एक को एक टेंजिबल एसेट्स और मानते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा एक टेंजिबल एसेट्स है। लिक्विड एसेट्स मे बी टेंजिबल और मे नॉट बी टेंजिबल, ठीक है ना। ये टेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में नहीं कहेंगे हम इसको। नेक्स्ट देखिए, और टेंजिबल एसेट्स दोस्तों हमेशा याद रखना आप सभी, टेंजिबल एसेट्स मैंने पढ़ाया भी था कि हमेशा टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो नॉन करंट एसेट्स होती हैं, नॉन सीए होती हैं आपकी, ठीक है ना। और जो लिक्विड एसेट्स है वो आपका एक करंट एसेट्स है, और अगर ये करंट एसेट्स है तो ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फिक्स एसेट्स, बिल्कुल फिक्स एसेट्स आपका एक नॉन करंट एसेट्स होता है, एक नॉन सीए होता है, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। करंट एसेट्स तो हो ही नहीं सकता, अभी अभी मैंने समझाया, अदर एसेट्स नहीं हो सकते, तो आपका फिक्स एसेट्स यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमारे खत्म हुए, तो आपके लगभग जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चंस मैंने आपको हर एक सीरीज में कवर अप करवाता हूँ, तो आपको याद रखना है कि 10 क्वेश्चंस जो है हर एक वीडियो लेक्चर्स में कवर अप करवाएंगे। और इसी तरीके से आज हमने जो है लगभग तीसरा अपना एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट किया। और जिस भी स्टूडेंट्स को एमसीक्यू सीरीज़ की टाइमिंग नहीं पता तो उसके लिए मैं बता दूं कि एमसीक्यू सीरीज़ की जो टाइमिंग है वो आपकी थर्सडे को और सैटरडे को जो है एमसीक्यू सीरीज़ 12 बजे जो है अपलोड करी जाती है दोपहर में। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका प्रीमियर किया जाता है, वहाँ पर आप इसके लाइव आंसर्स देख रहे होते दे सकते हैं और अपने क्विज को तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे जाकर प्लानिंग कर रहा हूँ कि आप सभी को जो है इकोनॉमिक्स के भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड करवाए जाएँ, कि इकोनॉमिक्स के आपको जो है तैयारी करवाई जाए, क्योंकि अकाउंट्स आपका हो रहा है। फिर इसके बाद मैं इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के भी एमसीक्यू चला देता हूँ। फिर इसके बाद हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैट्स बचता है, ठीक है। बीएसटी बेसिकली बीएसटी और लॉ वगैरह बचते हैं, तो उनकी भी हम तैयारी करेंगे, उनके भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी और भी इसी वीडियोस को देखना है तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करिए अगर आपका कोई सजेशन है, आपको किसी और टॉपिक के बारे में समझना है तो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स।